वेलकम फ्रेंड्स ऑन मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम बात करेंगे जो अम्फान तूफ़ानी चक्रवात की, जो 20 मई को हमारे कंट्री यानी भारत देश से और बांग्लादेश से टकराएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे और डिटेल स्टडी के साथ हम इसके बारे में समझेंगे कि किस प्रकार का यह तूफ़ान है, किस प्रकार का यह चक्रवात है और ये हमारे कई कंपटीशन एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन वही हमारा फंडा रहेगा। पहले बेसिक से शुरू करेंगे, फिर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो इमेज दिख रही होगी, यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से ये चक्रवात आया है। तो ये बहुत ही भयानक चक्रवात है और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्लानिंग की है। तो सबसे पहले इसके बारे में जो बेसिक्स न्यूज़ हैं और उसके बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो अम्फान तूफ़ान चक्रवात जो है, इसके बेसिक्स को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बंगाल की खाड़ी पर उठा तूफ़ान है। ये बंगाल की खाड़ी पर उठा हुआ है तूफ़ान है, जिसको अब लोग सुपर साइक्लोन कहने लगे हैं। सुपर साइक्लोन क्यों कह रहे हैं और कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि जब चक्रवात की गति 200 किलोमीटर पर आवर हो जाए या उसके आसपास हो जाए तो उसे सुपर साइक्लोन की संज्ञा दी जाती है। सुपर साइक्लोन हमारे तटीय क्षेत्र के लिए बहुत ही भयावह और ख़तरनाक हो सकते हैं। तो हमारा तटीय क्षेत्र पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और उड़ीसा आता है। तो यहाँ पे चक्रवात आने की संभावना है 20 मई को। तो इसके बारे में कई जगह पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें लगा दी गई हैं और बहुत सारी प्लानिंग है। वहाँ तटीय क्षेत्रों से लोगों को निकाल भी लिया गया। तो क्या बात है कि किस तरह से ये अम्फान तूफ़ान बना होगा, किस तरह से ये चक्रवात का रूप लिया होगा और किस तरह से हमारे देश में हर साल इसी मौसम पे क्यों चक्रवात आते, इन सब तथ्यों को खोजने के लिए हम आगे स्टडी करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको ये थोड़ा इमेजिन होना चाहिए। जो भी चीज़ हम पढ़ें तो चक्रवात आपको इमेजिन हो रहा होगा। देखो यहाँ पे भी चक्रवात है, किस तरह से यहाँ पे हाई इंटेंसिटी का चक्रवात है और किस तरह से ये भारत की तटीय सीमा की ओर बढ़ रहा है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व में यह चक्रवात शुरू हुआ था और अब ये बंगाल की खाड़ी में हमारे तटीय प्रदेशों उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और हमारे नज़दीक ही जो देश है बांग्लादेश में टकराने वाला है। तो इसके लिए कई इंतजाम हुए हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अम्फान जो है। अम्फान क्या है? अम्फान एक किस प्रकार का चक्रवात है? तो देखेंगे, अम्फान एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात या तूफ़ानी चक्रवात है। तो अम्फान को हमने पता लगा लिया कि एक उष्णकटिबंधीय तूफ़ानी चक्रवात है। तो अगर हम उष्णकटिबंधीय तूफ़ानी चक्रवात की प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं तो हम अम्फान के बारे में ही जान जाएंगे और अम्फान के बाद जो बारे में जानेंगे उसके साथ कई और उष्णकटिबंधीय तूफ़ान जो हमारे देश पर आते रहते हैं बे ऑफ बंगाल में, उसके बारे में भी हम जान लेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है, क्यों है, कैसे हैं। तो क्या है, तो क्या है उष्णकटिबंधीय चक्रवात? तो इनका संबंध वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरे हुए ऐसे निम्न वायुदाब से है जिनका विकास उष्णकटिबंधीय महासागर की सतह पर होता है और इनमें केंद्र की ओर चलने वाली वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज व दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। और सुपर साइक्लोन क्या होता है? 200 किलोमीटर की गति से चलता है चक्रवात जब। तो जरूरी नहीं कि 200 चले, 180 चले तो भी वो उसी की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि चक्रवात है क्या बेसिकली। तो बेसिकली हम यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले से ड्रॉ किया हुआ हूँ तो बताऊँगा कैसे। यहाँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बीच में लो प्रेशर बन रहा है। तो समुद्र की सतह पर लो प्रेशर जब बनता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं गति करती हैं। तो जब हवाएं गति करेंगी तो अंदर की तरफ जाएंगी और यहाँ पे एक चक्रवात का रूप ले लेंगी। तो अब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह से गति करती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में किस तरह से गति करती हैं? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। और दक्षिणी गोलार्ध में किस तरह से जब
लो प्रेशर बनता है तो गति करती हैं क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में गति करती हैं। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से ये जो लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं तो वहाँ पे चक्रवात बनता है। अब इसको हम देखेंगे कि लो प्रेशर क्यों बनता है, क्यों हवाएं चलती हैं, तो ये नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, उससे पहले हम देखेंगे क्या सभी जो निम्न वायु दाब बनाते हैं वहाँ पे उस तो सब जगह चक्रवात होता है जहाँ पे निम्न वायु दाब बनते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। WMO के अनुसार वायु की गति जब 16 मीटर पर सेकंड से कम होती है तो उष्णकटिबंधीय अवदाब या ट्रॉपिकल डिप्रेशन बनता है, और 16 मीटर से 32 मीटर पर सेकंड होती है, 16 मीटर पर सेकंड से 32 मीटर पर सेकंड होती है तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनता है। इसको ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी कहते हैं। और जब 32 मीटर पर सेकंड से अधिक होती है तब बनता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो बेसिकली जब 32 मीटर पर सेकंड से अधिक होगी उसी की कैटेगरी को हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गति में शामिल करेंगे। तो इनका जनरली व्यास क्या होता है, इनकी जो व्यास होता है 80 से 300 होता है किलोमीटर, या 40 से 50 किलोमीटर के बीच में भी इनका व्यास होता है। तो ये शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से काफ़ी छोटे होते हैं। तो ये आपने देखा कि किस तरह से सबसे पहले हमने कैटेगरी डिफाइन की उष्णकटिबंधीय चक्रवात की। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात में आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो किस तरह से बनते हैं? तो सबसे पहले एक जब हमारा ग्लोब है तो उसमें हम देखते हैं कि जब 0 डिग्री अक्षांश के इस तरफ और इस तरफ जब ITCZ खिसकता है, यानी कि जब सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं, यहाँ पे 5 डिग्री के आसपास, 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। तो समुद्र पर भी बहुत अधिक गर्मी पड़ती होगी। तो समुद्र से यहाँ पर क्या होता है, समुद्र से जो जल है वो वाष्पन के रूप में ऊपर जाता है। तो संवहन के रूप में ऊर्जा सेंसिबल हीट के जरिए लेटेंट हीट में कन्वर्ट होती हुए ऊपर जाती है। तो जब लेटेंट हीट में कन्वर्ट होते हुए ऊपर जाती है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 5 डिग्री से 30 डिग्री पर है, यहाँ पे किस तरह से जो 5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में यहाँ पे दोनों तरफ व्यापारिक पवनें मिलेंगी। तो जब 0 डिग्री पर रहता है तो व्यापारिक पवनें ऐसी मिलती हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि ये व्यापारिक पवनें जब दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगी तो कोरियोलिस बल की उत्तरी गोलार्ध में जाएंगी तो कोरियोलिस बल की वजह से अपनी दिशा बदल लेंगी, तो ये इस तरफ ऐसे मुड़ जाती हैं। तो ITCZ कहाँ पे खिसक गया होगा? अभी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, यानी 0 डिग्री से 5 डिग्री 8 डिग्री के बाद इधर पे अभी ग्रीष्म ऋतु में खिसक जाता है। तो यहीं पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की दशाएं उत्पन्न होंगी। तो सबसे पहले इनकी दशा देखेंगे, क्या दशा होती हैं आवश्यक, फिर हम इसको पूरा फिगर आउट करेंगे। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए आवश्यक दशाएं: गर्म एवं आर्द्र वायु का लगातार आरोहण, क्योंकि जब गर्म और आर्द्र वायु लगातार आरोहण के रूप में ऊपर जाएगी तो इसके साथ जल भी जाएगा। तो एक समय पर जब जल संतृप्त हो जाएगा और जल तो बाद में संतृप्त होगा, जब जल की स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी अच्छी खासी हो जाएगी वहाँ पे वायु की, तो वो संघनन करेगा। और संघनन के समय जो लेटेंट हीट उसमें आ गई थी, जब समुद्र की सतह से आया था, तो लेटेंट हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सेंसिबल हीट में। और यही हीट या एनर्जी चक्रवात को बनने में सहायता करती हैं। तो समुद्री सतह का कम से कम तापमान कितना होना चाहिए? 27 डिग्री। और नेक्स्ट हम देखेंगे समुद्री सतह पर निम्न वायुदाब का विकास एवं वायुदाब का अभिसरण और आरोहण व जल वाष्पन होना चाहिए। तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए आवश्यक दशाएं हैं उसमें सबसे पहले अभिसरण, मतलब कि वायु का अभिसरण होना चाहिए, वायु का मिलाप होना चाहिए। तो जब दो तरफ से व्यापारिक पवनें मिलेंगी,
हमारे ITCZ जो गर्मियों में शिफ्ट हो जाता है, आपको ये अलग जगह देखना पड़ेगा किस तरह से शिफ्ट होता है, कि जहाँ जहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं वहाँ ITCZ शिफ्ट हो जाता है। तो जब ITCZ शिफ्ट होता है तो किस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से बनता है। सॉरी, हाँ, नेक्स्ट क्या है, कोरियलिस बल अनिवार्य है। तो कोरियलिस बल 0 से 5 डिग्री तक कोई कोरियलिस बल नहीं पड़ता। जब हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर हो जाते हैं तो कोरियलिस बल में वृद्धि होती है। तो 0 से 5 डिग्री तक कोरियलिस बल नहीं रहता, क्योंकि चक्रवात में जो हवाओं को चक्रीय रूप देता है वो कोरियलिस बल ही है। जब कोरियलिस बल ही रहेगा तो हवाओं को चक्रीय रूप कौन देगा, कोई नहीं देगा। तो यहाँ पे चक्रवात नहीं बनते हैं। सिर्फ 5 डिग्री के बाद ही उन्हें कोरियलिस बल मिल पाता है चक्रवातों को, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को, तब ही चक्रवात बनते हैं। नेक्स्ट देखें, धरातलीय चक्रवात के ऊपर वायुमंडल में प्रति चक्रवाती दशा, मतलब वायुमंडल में क्षोभमंडल के समीप हाई प्रेशर होना चाहिए। तो यहाँ से जब वायु जाएगी तो अपने आप हाई प्रेशर बन जाएगा। हाँ, तब नेक्स्ट देखेंगे चक्रवात का जीवन चक्र। इससे पहले हम कुछ इसकी फिगर आउट करेंगे कि चक्रवात दिखने में कैसा होता है। तो जी हाँ, ये देखिए, चक्रवात दिखने में ऐसा होता है। हम एक बनाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे वायु का क्या हो रहा है। इधर पे वायु मिल रही है, दोनों व्यापारिक पवनें मिल रही हैं और मिलकर ये ऊपर उठेंगी, घूम घूम कर ऊपर उठेंगी, कोरियलिस बल के कारण ऊपर उठेंगी, फिर यहाँ से ये फिर से मुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे दोनों तरफ मुड़ गई, अब फिर से नीचे आएंगी। हाँ, तो यहाँ पे वायु का क्या हो रहा है, आरोहण। सबसे पहले आरोहण हुआ। तो जब वायु का आरोहण हो रहा है तो इसके बीच में एक पॉइंट बनेगा, इसको क्या कहते हैं, चक्रवात की आँख, जहाँ पे मैं टिप कर रहा हूँ। तो चक्रवात की आँख में कोई वर्षा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे इसके अगल बगल में ही आरोहण होता है, सिर्फ गर्म वायु रहती है, यहाँ पे कोई वर्षा नहीं होती। लेकिन चक्रवात की जो आई है या आँख है, उसके जस्ट बगल में जो चक्रवात की दीवार रहती है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चक्रवात की दीवार जो आपकी दिख रही है अगल बगल, तो यहाँ पर इसके किनारे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, विद्युत गर्जन के साथ वर्षा होती है। और इसके बाद एरिया होता है वर्षण सर्पपट्टी। यहाँ पे अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है, जो वर्षण सर्पपट्टी रहती है। और इसके बाद रहता है वलयाकार क्षेत्र। तो यहाँ पे बहुत ही कम, जो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है, वायु का क्या हो रहा है, अवरोहण। तो अवरोहण में क्या है, प्रति चक्रवाती दशा बन रही है, तो ये वर्षा के लिए अनुकूल नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे वर्षा नहीं होगी। तो बाह्य क्षेत्र में जो है यहाँ पे वर्षा नहीं होगी, लेकिन इसके बाहर क्षेत्र में अपने आप क्रिया होती रहेंगी। तो संवहन के द्वारा वर्षा होगी, क्योंकि संवहन के द्वारा जल ऊपर जाएगा और वहाँ पे जब संतृप्त होगा तो बारिश के रूप में नीचे आएगा। तो हमने थोड़ी बेसिक चीज़ें देखी। यहाँ पे हम एक फिगर और देखेंगे। देखो यहाँ पे आपको साफ नज़र आएगा कि सबसे पहले आँख है, फिर उसके बाद आँख की दीवार है। तो आँख की दीवार है, यहाँ पे अच्छी खासी वर्षा होती है। यहाँ आँख के अंदर कोई वर्षा नहीं होती है, कोई वर्षा नहीं यहाँ पे। और इसके बाद है वर्षण सर्पिल पट्टी। तो वर्षण सर्पिल पट्टी में कुछ हद तक ही वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। और इसके बाद वलयाकार क्षेत्र में प्रति चक्रवातीय दशा बनती है, वायु का अवरोहण होता है, इसलिए कोई वर्षा नहीं होती है। और बाह्य संवहनी पट्टी में थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रहती है, संवहनी वर्षा। तो हम थोड़े चक्रवात के बारे में देख रहे थे। तो अब चक्रवात का जीवन चक्र देखेंगे। तो चक्रवात का जीवन चक्र देखेंगे तो सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो जो लो प्रेशर की ओर चलने वाली मंद गति से हवाएं चलती हैं, वहीं समदाब रेखाओं के बीच की दूरी अप्रोक्स 10 मिलीबार होती है। तो प्रारंभिक अवस्था में क्या है, लो प्रेशर की ओर चलने वाली जो वायु है उसकी गति क्या रहेगी, मंद, और समदाब रेखाओं के बीच की दूरी जो प्रेशर दाब प्रवणता है वो 10 मिलीबार रहेगी। अब जैसे ही अवस्था में प्रवेश करने को होगी तो वायु दाब में और कमी आएगी, तो समदाब रेखाएं सघन होगी और वायु दाब प्रवणता बढ़ेगी। वायु दाब प्रवणता क्या होती है,
एक निश्चित डिस्टेंस पर जब तापमान में दाब में यानी प्रेशर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है तो वहाँ पर वायु की गति बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए वायु दाब प्रपोषण होता है किसके? वायु दाब प्रबलता प्रपोषण होती है वायु की गति के। तो जब वायु की गति में वृद्धि होगी तो वायु की अधिकतम गति प्राप्त होगी। तो यही अवस्था होगी कि जब चक्रवात अपनी युवावस्था प्राप्त कर लेगा। इसके बाद होती है प्रवणावस्था। प्रवणावस्था में वायु दाब एवं गति में परिवर्तन होता है। चक्रवात का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर विस्तार हो जाता है। एक सेकंड हम लोग चक्रवात का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर विस्तार देखेंगे। तो हाँ, तो ये आपको दिख रहा होगा 0 से 3 किलोमीटर तक ये क्षैतिज विस्तार है, जहाँ पे वायु का क्या हो रहा है? अंतः प्रभाव। वायु अंदर की तरफ जा रही है दोनों तरफ से, तो अंतः प्रभाव। फिर 3 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक हम देखेंगे वायु का क्या हो रहा है? ऊर्ध्वाधर प्रभाव। वायु ऊपर नीचे जा रही है। 7 किलोमीटर से क्षोभमंडल तक देखेंगे तो वायु का क्या हो रहा है? बाह्य प्रभाव। तो वायु कहाँ जा रही है? बाहर की ओर जा रही है। तो यहाँ पे ये अवस्था जब बन जाती है तो इसको बोलते हैं प्रवण अवस्था। हाँ, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखो ये फिगर दिख रहा है आपको। तो किस तरह से वायु एक और अच्छे तरीके से फिगर दिख रहा है, हाँ, ये यहाँ पे अंदर वायु जाई और घूम घूम के ऊपर जाएगी। ये चक्रवात की आँख है, यहाँ पे कोई वर्षा नहीं होगी, इसके जस्ट बगल में वर्षा होगी और इसके बाद जो वर्षा में कमी आएगी और फिर इसके बाद यहाँ पे कोई वर्षा नहीं होगी। उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से बाहर सामान्य वर्षा हो रही है। तो ये हमारा जो हमने देखा, यहाँ पे प्रति चक्रवातीय दशा बनती हैं। तो ये थोड़ा बेसिक है, फिगर है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्या चक्रवात में जो हमने चीज़ें देखी हैं वो अम्फान तूफान में हैं। हाँ, अम्फान तूफान में भी ऐसे हैं। और क्या ये चक्रवात और कहीं भी आते हैं? जी हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी जो तट है वहाँ पर भी आते हैं, मेडागास्कर तट पर भी आते हैं और ये बहुत सारी जगह पर आते हैं। लेकिन कहाँ पे नहीं आते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं। ये चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही क्यों आते हैं? क्योंकि इनके लिए 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो समुद्र के तापमान में गिरावट होती है, इसलिए वहाँ पे वहाँ पे ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। और पैसिफिक सी में और आर्कटिक सी में भी जो जलधाराएँ हैं, ठंडी जलधाराएँ बहती हैं, इसलिए वहाँ पे भी कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं देखे जाते। लेकिन हम देखेंगे कि किस तरह से ये चक्रवात बनते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सब चक्रवातों को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। वेस्ट इंडीज में ये प्रवचन हरिकेन के नाम से, चीन सागर में फिलीपींस में वंडर टाइफून के नाम से, फिलीपींस में बैगू के नाम से भी कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में विली वेलीज कहते हैं, और हिंद महासागर में तो आपको पता ही साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं, और जापान में क्या कहते हैं? टाइफून। तो ये विभिन्न देशों में विभिन्न तरह के नामों से, इसके क्षेत्रीय नामों से इसे पहचाना जाता है। तो चक्रवात में अब एक चीज़ और देखेंगे कि चक्रवात कैसे बिखर जाते होंगे। अगर कोई चक्रवात गति कर गया कोरियोलिस बल जहाँ पे कम है, यानी कि विषुवत रेखा की ओर, तो वो चक्रवात को जब चक्रीय प्रभाव नहीं मिलेगा तो वह गति करना बंद हो जाएगा। या चक्रवात अपनी ऊर्जा के स्रोत से दूर चला गया तो उसको कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी और वो बंद हो जाएगा। और अगर चक्रवात ज़मीन पर चला गया तो भी चक्रवात टूट जाता है, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत से वो चक्रवात कई तरह की हानियाँ पहुंचाता है, लोगों की बस्तियां बहा ले जाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और ये तटीय क्षेत्रों के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पहले जब टीम नहीं होती थी, मौसम विज्ञान नहीं होता था, तो कई लोगों की जान जाती थी। इसलिए हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। और चक्रवात, हाँ, यहीं पे हम चक्रवात का टॉपिक ख़त्म करते हैं। इसमें इतना ही था। और हमने आज क्या क्या देखा कि चक्रवात किस तरह से उनका फ्लो होता है, किस तरह। तो ये सब चीज़ें अम्फानी चक्रवात की भी होंगी और आगे चलकर भी जो चक्रवात भारत में आएंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमने देखा कि ये सिर्फ बंगाल की खाड़ी में ही गति क्यों कर रहा है, क्योंकि
जो पूर्वी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं वो ज़्यादा की जो पेटी है वो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये बंगाल की खाड़ी में गति कर रहा है। तो बंगाल की खाड़ी में जैसे हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से बंगाल की खाड़ी में गति कर रहा है। हाँ, ये देखो यहाँ पे इस तरह से गति कर रहा है। तो ये हमने बेसिक देख लिया अम्फान के, और इसके अब और आएगा इसके बारे में और बातचीत हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।